Hello dear students, once again welcome to my YouTube channel विज्ञान हर घर बने पाठशाला. For learning online science notes chapter wise all topics, I requesting you please subscribe my channel and please share it with your friends so that all your friends or all such students will get the all kind of online topics on online study material. So पिछले वीडियो में बच्चों हमने चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी विद्युत अच्छी तरह से पढ़ा था, उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी समझे थे और किए थे, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से वो हर टॉपिक्स उसका समझ आया होगा और आपके हर उसके प्रश्नों का उत्तर उसमें मिला होगा. आज हम अगला चैप्टर 13 ये की जो कि आपका सिलेबस का अंतिम चैप्टर है, बाकी हमने कर लिया, इसको शुरू कर रहे हैं, उसको पढ़ेंगे. चलिए शुरू करते हैं. आज का चैप्टर बच्चों हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, चैप्टर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव. चलिए शुरू करें इसको. सबसे पहला है परिनालिका यानी सोलेनॉइड्स. इसके अंदर आता है सोलेनॉइड्स. व्हाट आर द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो हमने चैप्टर में पढ़ना है. तो सबसे पहले आता है सोलेनॉइड्स यानी परिनालिका. तो पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे की तार के बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को हम परिनालिका या सोलेनॉइड कहते हैं. बिल्कुल निकट जो आपस में लिपटे होते हैं विद्युत रोधी तांबे की तारों के बेलन की आकृति की अनेक प्रकार की फेरों वाली कुंडली को हम परिनालिका कहते हैं. परिनालिका में विद्युत धारा के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है. कैसे होता है वो पढ़ते हैं हम. हाउ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन अ सोलेनॉइड. देखिए, जब विद्युत धारा किसी परिनालिका या सोलेनॉइड से होकर गुजरती है तो इसका एक सिरा चुंबक के उत्तरी ध्रुव की तरफ व्यवहार करता है और दूसरा इसके दक्षिणी ध्रुव की तरफ व्यवहार करता है. ये एक चित्र है बेटो परिनालिका का. देखिए बच्चों, यहाँ पे परिनालिका के भीतर और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं का दर्शाया गया. एक परिनालिका है, इसके ऊपर चारों तरफ ये तारे जो है लिपटी हुई है. अब इसमें जो है देखिए करंट इस तरफ से आ रहा है और इस तरफ जा रहा है. करंट की डायरेक्शन की अपोजिट यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है इस तरफ. ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है साथ में बैटरी जुड़ी है नेगेटिव और पॉजिटिव. तो आपको पता है फ्लो जो है नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जाता है, तो उसकी चुंबकीय क्षेत्र भी नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ ही बनेगा, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ. ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. तो अब परिनालिका के भीतर जो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके क्या क्या गुण है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है. नंबर 1, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती है. नंबर 2, यह निर्दिष्ट करती है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, अर्थात परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, यह बताती है. इसके अलावा तीसरा गुण है, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं समान सरल रेखाओं की भांति होती हैं और सोलेनॉइड या परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के इस गुण का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है. इसके अलावा परिनालिका, चौथा जो गुण है, परिनालिका के भीतर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है. ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ जो हमारे परिनालिका के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके गुण. अब आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, विद्युत चुंबक क्या होता है. तो परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है. तो इस प्रकार के बने चुंबक को हम विद्युत चुंबक कहते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं. ठीक है बच्चों, सामान्यतः क्या होता है, इनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है ना अधिक प्रबल होता है. दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को परिनालिका के फेरों की संख्या, नंबर ऑफ द रोटेशन ऑफ द सोलेनॉइड्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है और विद्युत धारा जैसे नियंत्रित करने वाली विभिन्न कारकों को नियंत्रित की जा सकती है. तीसरा, परिनालिका से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो ध्रुवत्व होता है, ध्रुवत्व प्रभावित विद्युत की दिशा में परिवर्तन उसका उत्क्रमित किया जा सकता है. तो ये इसके गुण हैं. अब अगला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, यानी विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में क्या अंतर है. तो निम्न अंतर है बच्चों. पहला अंतर है, विद्युत चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सामान्यतः अधिक प्रबल होता है, जबकि स्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कम प्रबल होता है. नंबर 2, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को परिनालिका के फेरों की संख्या और विद्युत धारा जैसे नियंत्रित करने वाली विभिन्न कारकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है विद्युत चुंबक में, जबकि स्थायी चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र की ताकत स्थायी होती है परंतु तापमान में परिवर्तन कर इसे कम किया जा सकता है. 2 अंतर हो गए. तीसरा अंतर बच्चों, विद्युत चुंबक में इसकी
ध्रुवता धारा के परिवर्तन पर उत्क्रमित किया जा सकता है, जबकि स्थायी चुंबक में इसकी ध्रुव के परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नॉर्थ नॉर्थ रहेगा, साउथ साउथ रहेगा। और चौथा है विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः नरम लोहे का उपयोग किया जाता है, जबकि स्थायी चुंबक के लिए कोबाल्ट या स्टील का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया बच्चों इसके अंतर। तो ये भी आता है, कई बार 2 नंबर का डाल देते हैं प्रश्न की व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, यानी आपका विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में क्या अंतर है। तो आपने अच्छी तरह से करना है इसको। उसके बाद आता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक प्रबल नाल चुंबक इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि छड़ नाल चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच में हो। हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक प्रबल नाल के चुंबकों को इस पर व्यवस्थित करना है कि छड़ नाल चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच में हो तथा चुंबकीय क्षेत्र जो है दिशा ऊपरमुखी हो। ऐसा करने के लिए नाल चुंबक को हम उत्तर ध्रुव एल्यूमिनियम छड़ के ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर दक्षिण ध्रुव के ऊर्ध्वाधर लगाते हैं। अब जब विद्युत धारा एल्यूमिनियम छड़ के सिरा बी से होकर ए तक गुजरता है, तो वो मैं आपको चित्र दिखाऊंगा, तो ऐसा देखा जाता है कि छड़ जो है विस्थापित हो जाती है। ऐसा भी हो जाता है कि विद्युत धारा जो है दिशा की परिवर्तित कर देती है और छड़ को विस्थापित की दिशा में बदल देती है या उत्क्रमित कर देती है। देखिए यहाँ पे आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आप एक छड़ ले सकते हो और ये एक चुंबक ले सकते हो, नॉर्थ और साउथ पोल। जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ करंट जाएगा इधर को, और यहाँ पे कुंडली नुमा हमने बनाई है। तो जब ये होती है तो ये डायरेक्शन जो है करंट जो है बी से एक तरफ जाता है, तो इसकी डायरेक्शन भी बदल जाती है। इसकी एक से बी तरफ आ जाएगी और डायरेक्शन भी बदल जाएगी और चुंबक की स्थिति भी इसकी बदल जाएगी। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस एक्सपेरिमेंट से जो हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, इस चालन के निकट रखे किसी भी चुंबक पर कोई बल आरोपित कर देती है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एल्यूमिनियम की विद्युत धारावाही छड़ पर एक बल आरोपित होता है, जिसके कारण वो गति में आती है। इसके बाद आता है बच्चों तीसरा पॉइंट होता है इसका, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर बल की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है। ठीक है, जब हम चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसकी दिशा बदलते हैं ना, तो आपकी बल की दिशा भी बदल जाती है। चौथा, विद्युत धारावाही छड़ पर आरोपित बल की दिशा उत्क्रमित हो जाती है, इससे यह प्रदर्शित होता है ना। चौथा, पांचवा हो गया आपका। पांचवा आता है जल चालक पर आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। तो ये थे इसके कंक्लूजन इस एक्सपेरिमेंट के। उसके बाद आता है चालक पर दाब, यानी चालक पर बल, द फोर्स ऑन अ कंडक्टर। चालक पर लगने वाला बल निम्नलिखित 2 बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, धारा की दिशा और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इन दोनों दिशाओं के ऊपर ही कंडक्टर पे ऊपर बल लगता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। बहुत जरूरी टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे। लेफ्ट हैंड रूल, यानी फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, लेफ्ट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग। इसको समझते हैं। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस पर फैलाइए, जो मैं चित्र दिखाऊंगा, और जो तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, परस्पर लंबवत हो। यानी हमने अंगूठा, तर्जनी उंगली और दूसरी उंगली, ये आपस में ऐसे करनी है ताकि तीनों ही एक दूसरे के लंबवत हो। ठीक है। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर दिखा रही है और मध्यमा चालक की प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को, ठीक है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा रही है और चालक की दिशा को दिखा रही है आपकी मध्यमा उंगली विद्युत धारा की, तो अंगूठा किसकी ओर संकेत करेगा? अंगूठा चालक की गति की ओर दिखाएगा। तो ये बोलता आपका फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। ठीक है। तो ये देखिए, हमने इस प्रकार अपने बाएं हाथ के अंगूठे को, तर्जनी उंगली को और मध्यमा उंगली को हमने इस प्रकार रखना है। देखिए, अगर आपकी तर्जनी उंगली जो है ये दिखा रही है आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और मध्यमा उंगली दिखा रही है आपकी विद्युत धारा के दिशा को, तो आपका अंगूठा जो क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा कंडक्टर की दिशा, यानी बल जो आपका कार्य लगेगा तो ये कार्य करने की दिशा को दिखाएगा। ये बोलता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो इस नियम के आधार पर क्या होता है, विद्युत मोटर कार्य करता है, और विद्युत मोटर जो कार्य करती है वो इसी नियम के ऊपर बेस होती है। अब विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर विद्युत जनित ध्वनि विस्तारक यंत्र,
माइक्रोफोन, फोन, विद्युत मापक, कुछ यंत्र ऐसी युक्तियाँ हैं जिसमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है। इसके अलावा MRI है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होती है, जो आप MRI कराते हो बच्चों, इसका पूरा नाम है आपका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। ठीक है, यह एक ऐसी तकनीक है, विशेष तकनीक है, जिसके द्वारा शरीर के भीतर के भागों में चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों में प्रतिबिंब प्राप्त करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो इन प्रतिबिंबों का विश्लेषण कई बीमारियों डॉक्टर कहते हैं डायग्नोसिस करने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मानव के शरीर में 2 ऐसे भाग बताइए जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये भी प्रश्न बनता है। तो 2 भाग कौन कौन से हैं? मानव शरीर में 2 ऐसे भाग है जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बनता है, एक मानव का मस्तिष्क है, दूसरा मानव का हृदय है। ये आपने याद रखना बच्चों, ये प्रश्न आ जाता है कई बार एक नंबर का कि मानव शरीर के 2 भाग बताइए जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो एक है आपका ह्यूमन ब्रेन, देन ह्यूमन हार्ट। अब आता है विद्युत मोटर बच्चों, बहुत जरूरी क्वेश्चन है भी कि विद्युत मोटर क्या है या किस प्रकार कार्य करता है। चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर एक घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतर होता है। ठीक है, ये घूर्णन एक युक्ति है जो अपने ऊपर घूमती रहती है। इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इस युक्ति का उपयोग विद्युत पंखे, रेफ्रिजरेटरों, विद्युत मिक्सर ग्राइंडर होता है, वॉशिंग मशीन होता है, कंप्यूटर होता है, जो हमारे MP3 प्लेयर होते हैं आदि में किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसका सिद्धांत देख लेते हैं। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है? देखिए, विद्युत मोटर का सिद्धांत है कि विद्युत मोटर कार्य करने का सिद्धांत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज द बेस ऑफ विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। अब चुंबकीय क्षेत्र के लौह प्रोड पर लिपटी कुंडली से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है सॉरी बेटा, तो वह एक बल का अनुभव करती है। अब जिस बल के कारण मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगता है और कुंडली में घूमने की दिशा में फ्लेमिंग का बामहस्त नियम लागू हो जाता है। तो यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है। अब देखिए, विद्युत मोटर का सिद्धांत मैंने आपको बता दिया। ये एक विद्युत मोटर का जो है एक विभक्त वलय की भूमिका। देखिए, तो इस पर हमने एक नॉर्थ और साउथ पोल है, यहाँ पे बीच में हमने एक मोटर डाली है और इसमें हमने एक वलय कराया है जिसमें हमने बैटरी से जुड़ा हुआ है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, इसमें तार जोड़ी है। तो इस प्रकार जो है आप इसको दिखा सकते हैं। अब विद्युत मोटर के विभक्त वलय की भूमिका क्या होगी? देखिए, विद्युत मोटर में विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का कार्य करता है। अब द्विक परिवर्तक एक युक्ति होती है जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव को उत्क्रमित कर देती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटर यानी दिक परिवर्तक। तो मैंने क्या बोला? दिक परिवर्तक एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव को उत्क्रमित कर देती है, इसको दिक परिवर्तक कहते हैं। अब आता है व्यावसायिक मोटरों के गुण। तो व्यावसायिक मोटर जो हमारी जो प्रोफेशनल मोटर होती है उनके गुण क्या क्या होते हैं? व्यावसायिक मोटर एक शक्तिशाली मोटर होती है, इसमें निम्न गुण होते हैं। नंबर 1, स्थायी चुंबकों के स्थान पर विद्युत चुंबक का प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 2, विद्युत धारावाही कुंडलों के फेरों की संख्या अत्यधिक होती है जिसके कारण ज़्यादा बल प्राप्त होता है। नंबर 3, कुंडली नरम लोह क्रोड पर लपेटी जाती है। यह नरम लोह क्रोड जो है जिस कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों को मिलाकर आर्मेचर बनता है। कुंडली और जो नरम लोहे का क्रोड होता है उसको आर्मेचर कहते हैं। इससे मोटर की शक्ति में वृद्धि होती है। उसके बाद आता है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? बच्चों, ये भी बहुत जरूरी है। देखिए, वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे चालक में विद्युत धारा प्रेषित होती है उसको हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण? ऐसी युक्ति जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा दूसरे चालक में विद्युत धारा प्रेरित की जाए उसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब इस प्रेरण की खोज जो है माइकल फैराडे ने की थी। माइकल फैराडे नामक साइंटिस्ट ने की थी विद्युत प्रेरण की खोज। तो फैराडे ने क्या कहा था? इस खोज के किसी गतिशील चुंबक का उपयोग किसी प्रकार के विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। तो यह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। एक सॉफ्ट कोड है, इसके ऊपर लपेटी है कुंडली आपकी धारा, इसमें नेगेटिव और साउथ पोल मैग्नेट को अंदर डाला जाता है चुंबक को, फिर यहाँ से इसको नोट किया जाता है। तो चुंबक को कुंडली, इसमें क्या है? चुंबक को कुंडली की ओर ले जाने पर कुंडली के परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होती है जिससे गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम इसकी जो सुई है वो विक्षेपित हो जाती है, बताती है कितनी विद्युत वहाँ पे उत्पन्न हुई है। तो कुंडली के सापेक्ष चुंबक की गति एक
प्रेरित विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करती है, जिसके कारण क्या होता है, परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है बच्चों। फिर आता है हमारा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को सूचित करती है। ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। तो गैल्वेनोमीटर इस प्रकार होता है, देखिए ये आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये इस प्रकार से होता है। इसमें आपके 0 पे सुई होती है, फिर उसके आपका ये प्लस वाली रीडिंग से ये माइनस वाली रीडिंग होती है। ठीक है। और यहाँ पे स्विच होते हैं आपका 100 ओम का होता है, 2.4 के का गो, G1, ये आपको सारे होते हैं। जब आप चलाना सीखोगे तो उसको देख पाओगे। इसमें क्या होता है, इसमें विद्युत धारा जो होती है शून्य हो तो इसका संकेतक शून्य पर होगा। अगर इसके अंदर बिजली 0 हो तो संकेतक शून्य होगा। ठीक है। या फिर बाईं से दाईं ओर जाएगा तो विक्षेपित हो जाएगी। और विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है कि नेगेटिव की तरफ जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, ये था गैल्वेनोमीटर। अब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के लिए तरीके कौन कौन से अपनाए जाते हैं, देखिए ये तरीके हैं जिसके द्वारा विद्युत धारा प्रेरित कर सकते हैं। 2 तरीके हैं। नंबर 1, कुंडली को किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हैं। नंबर 2, कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करा देते हैं। ये 2 ही तरीके हैं जिसके द्वारा हम किसी भी कुंडली से विद्युत धारा को प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद कुंडली की किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराकर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना अधिक सुविधाजनक होता है। तो ये था। उसके बाद आता है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स दक्षिण हस्त नियम या राइट हैंड रूल क्या बोलता है, देखिए ये इस तरह से आप फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम बोलता है कि यदि आपका जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रही है और अंगूठा चालक की गति बता रहा है, तो आपकी जो मध्यमा उंगली होगी वो बताएगी प्रेरित विद्युत धारा की डायरेक्शन को। ठीक है, इस तरह से। चलिए इसको पढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार आपके दाएं हाथ की तर्जनी या मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं जिस पर हमने ऊपर पिक्चर में देखा कि 90 अंश के कोण पे तीनों लंबवत हो। अब यदि तर्जनी जो पहली उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाए और मध्यमा उंगली आपकी विद्युत धारा के डायरेक्शन को दिखाए, तो अंगूठा क्या दिखाएगा, चालक की गति को दिखाएगा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा को ही दिखाएगा। तो इसी नियम को हम फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब आता है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक जनरेटर या विद्युत जनरेटर क्या होता है, ये भी बहुत जरूरी है। विद्युत मोटर क्या होता है, ये भी आपका 5 नंबर क्वेश्चन बनता है। विद्युत जनरेटर ये भी क्या होता है, 5 नंबर क्वेश्चन बनता है। तो इस चैप्टर से आपके लगभग एक क्वेश्चन तो पक्का बनता है 5 नंबर का, कोई ना कोई आएगा। तो विद्युत जनरेटर का सिद्धांत क्या है बच्चों, देखिए विद्युत जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है। ठीक हुआ। अब इससे के कारण क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो विद्युत जनरेटर में एक घूर्णी जो है आयताकार कुंडली में ABCD में होती है, हम चित्र में देखेंगे अभी, जिसे किसी स्थायी चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच में रखा जाता है। 2 ध्रुव होते हैं, किसी चुंबक के स्थायी चुंबक इस्तेमाल किया जाता है और इस ध्रुवों के इन चुंबकों के बीच में ABCD एक आयताकार घूर्णी कुंडली को रखा जाता है। इस कुंडली के दोनों सिरों को वलय R1 और R2 में संयोजित किया जाता है। दोनों स्थिर चालक ब्रुशों P1 और B2 के पृथक रूप से क्रमशः वलयों R1 और R2 पर दबाकर रखा जाता है। अब दोनों वलयों R1 और R2 के भीतर की दूरी होती है। ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र में भीतर स्थित कुंडली को घूर्णन गति करने के लिए इसकी दूरी को यांत्रिक रूप से बाहर की ओर घुमाया जाता है। स्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में गति करने को तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को काटती है, और जब ABCD जो कुंडली है उसको दक्षिणावर्त घुमाया जाता है, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड या दक्षिण हस्त नियम लागू करने के इन भुजाओं को हम AB तथा CD दिशाओं में अनुदिशित करके प्रेषित विद्युत धारा को प्रवाहित फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी एक नियम था। उसके बाद आता है आपका प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, तो ऐसी विद्युत धारा जो समान समय में कालांतराल के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। करंट 2 तरह का होता है, अल्टरनेटिव करंट या DC करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट। तो हमारे जो है वो आता है प्रत्यावर्ती धारा AC। तो ये क्या होती है, ऐसी विद्युत धारा होती है जो समान काल अंतरों में यानी कुछ एक समान जो है समय के अंतरालों में अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेती है। इसे प्रत्यावर्ती धारा या AC कहते हैं। अब विद्युत उत्पन्न करने की इस युक्ति को हम प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनरेटर या AC जनरेटर भी कहते हैं, AC जनरेटर।
दूसरा होता है हमारा दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट। तो ये भी आपका प्रश्न बनता है कि करंट या विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, एसी अल्टरनेटिव करंट, दूसरा होगा डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा। तो दूसरी दिष्ट धारा क्या होती है, ऐसी विद्युत धारा जिसका प्रभाव एक ही दिशा में होता है, उसकी धारा नहीं बदलती है, जिसका प्रभाव एक दिशा में होता है, उसको बोलते हैं डीसी या डायरेक्ट करंट। अब दोनों में अंतर क्या है बच्चों, एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर क्या है, ये भी प्रश्न आता है कि दोनों में अंतर बताइए, 2 नंबर का जाता है। तो देखिए अल्टरनेटिव करंट यह एक निश्चित समय के अंतराल पर अपनी दिशा बदलती है, इसे विद्युत जनित द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। जबकि डायरेक्ट करंट कभी भी अपनी दिशा नहीं बदलती, वो हमेशा एक ही दिशा में रहती है। दूसरा, इसे सेल या बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, सेल या बैटरी में उत्पन्न होता है। और प्रत्यावर्ती धारा विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न होती है। अब आएगा हमारा प्रत्यावर्ती धारा के लाभ क्या क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अल्टरनेटिव करंट्स। देखिए प्रत्यावर्ती धारा का लाभ यह है कि विद्युत शक्ति को दूर स्थानों तक हम बिना अधिक ऊर्जा क्षय से पहुंचा सकते हैं, भेज सकते हैं। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, देखिए भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। आवृत्ति का आपको पता ही है, जो मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज, तो उसकी आवृत्ति है 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिव करंट की। भारत में जो उत्पादित अल्टरनेटिव करंट धारा है वह 1/100 सेकंड पश्चात अपनी दिशा बदल देती है, यानी 1 सेकंड के 100 हिस्से के बाद अपनी धारा को बदल देती है। यह प्रत्यावर्ती धारा या आपकी अल्टरनेटिव करंट। उसके बाद आता है बच्चों हमारा भू संपर्क तार या अर्थ वायर। आपने अपने अपने घरों में वायरिंग देखी होगी, मीटर के पास एक तार होती है जो जमीन में सीधी चली जाती है, तो इसको बोलते हैं हम भू संपर्क तार। घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत में तार को उदासीन तार के अलावा एक अन्य तार होती है जिसको हरा रंग विद्युत लेपित होता है, इसको भू संपर्क तार बोलते हैं। अब आपकी जो 3 फेस वाली लाइन होती है घरों में, जैसे हीटर की लाइन होती है, तो उसमें एक ब्लैक होती है, एक रेड होती है, एक आपकी हरी होती है, तो हरी रंग तार होती है भू संपर्क तार। अब घरेलू परिपथ में भू संपर्क तार लगाने के फायदे क्या क्या होते हैं, देखिए इस तार की वजह से एक सुरक्षा उपाय है जो सुनिश्चित करता है कि कोई भी उपकरण अगर धात्विक आवरण में विद्युत धारा आ जाती है तो उसका उपयोग करने वाले व्यक्ति को गंभीर झटका ना लगे। इस तार को घरेलू परिपथ के अलावा इसका एक और छोर जो है जमीन में गहराई में दबाया होता है और एक धातु की प्लेट में जोड़ा जाता है ताकि वो करंट उस जमीन के अंदर चला जाए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपके यह चैप्टर पूरा होता है और मुझे पूरी उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। और आप इस चैप्टर के हर टॉपिक को मैंने कवर किया है छोटे छोटे नोट्स बनाकर, तो ये नोट्स आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे जब आप इनको ध्यान से देखेंगे समझेंगे, क्योंकि ये नोट्स जो है आपको किताब से थोड़ा हटके दिए हैं मैंने। किताब में डिटेल, इसमें भी डिटेल है, परंतु ये थोड़ा नोट किए हैं, तो आपको जो चीज़ इसमें मैंने सारी लिखी है, तो ध्यान से समझिएगा और अच्छी तरह इनको नोट कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें।